जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की इतिहास को, जिसमें चल रहा है अध्याय 2, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक। इस अध्याय में हमने प्रारंभिक मौर्य काल के प्रारंभ होने से पहले के इतिहास को पढ़ा, जनपद कालीन इतिहास को पढ़ा, फिर हमने मौर्य साम्राज्य को बहुत अच्छे से समझ लिया। हमने मुख्य तौर पर अशोक की नीतियों को भी अच्छे से समझ लिया। पूरा मतलब मौर्य साम्राज्य की हमने प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी व्यवस्थाओं को बहुत बखूबी समझ लिया है। और धम्म क्या है हमने ये भी समझ लिया है अभी तक। अब हम चल रहे हैं समझने गुप्त काल के प्रारंभ होने से पहले, गुप्त वंश के स्थापित होने से पहले और मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो भारत में राजनीतिक साम्राज्य या राजनीतिक उदय हुए, जो जिन्होंने भारत पर शासन किया, उनके बारे में हम चल रहे हैं अभी पढ़ने। इन्होंने एक पर्टिकुलर क्षेत्र पर शासन किया, ये कभी भी पूरे भारत पर शासन करने में सफल नहीं हुए। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य को किसने समाप्त किया, मौर्य साम्राज्य को किसने सत्ता से हटाया, तो ये हम समझेंगे। फिर उसके बाद और भी साम्राज्यों को हम समझेंगे जो गुप्त वंश के स्थापना से पूर्व भारत में शासन कर रहे थे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। ठीक है, प्रोमिनेंट तौर पर जो बड़े थे थोड़े, पर जितना बड़ा अशोक साम्राज्य था, जितना बड़ा मौर्य साम्राज्य था और जितना बड़ा गुप्त साम्राज्य था, उतना बड़ा कोई साम्राज्य नहीं था। फिर उसके बाद उतना ही बड़ा साम्राज्य फिर मुगल साम्राज्य बनता है, मुगल साम्राज्य बनता है। मतलब भारत में 3 ही साम्राज्य हैं जिन्होंने पूरे भारत पर शासन किया है, मतलब भारत के एक बहुत बड़े क्षेत्रफल पर शासन किया है। एक है आपका मौर्य, दूसरा है गुप्त और तीसरा है मुगल। इन्होंने ही प्रोमिनेंट तौर पर पूरे भारत पर शासन किया है। तो अभी हम चल रहे हैं गुप्त काल से पूर्व की राजनीतिक इतिहास को समझने। तो आइए पढ़ते हैं और जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद भारत के शासन पर किन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया। ठीक, मौर्य साम्राज्य के विघटन के पश्चात एक लंबे समय के लिए राजनीतिक एकता एवं स्थिरता समाप्त हो गई। मौर्य युग के पश्चात गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत ही एक बार फिर भारतीय उपमहाद्वीप में संगठन एवं एकीकरण की झलक दिखाई पड़ती है। परंतु मौर्य साम्राज्य के पतन एवं गुप्त साम्राज्य की स्थापना के बीच का भारतवर्ष का इतिहास आंचलिक राज्यों का इतिहास था। इस लगभग 500 वर्ष के इतिहास में यद्यपि भारत में किसी एक भी विशाल साम्राज्य का निर्माण तो नहीं हुआ, परंतु फिर भी यह युग भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। देखो, हर समय अपने आप में कुछ विशेष होता है, हर समय की अपनी एक विशेषता होती है। ये जो आपको समय बताया जा रहा है 200 से लेकर आपका ये जो है 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी के बीच कोई भी प्रोमिनेंट साम्राज्य नहीं बन पाया। 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी के बीच में कोई भी प्रोमिनेंट साम्राज्य नहीं बन पाया जिसने पूरे भारत पर शासन किया। लेकिन ये फिर भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसके बीच में मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश के और गुप्त वंश के साम्राज्यों के बीच में, जब तक हम इनको नहीं समझेंगे, जिनको मैं चल रहा हूं पढ़ाने, तब तक हम इनके बीच की कड़ियों को नहीं समझ पाएंगे। अगर हमको इनकी कड़ियों को समझना है तो हमको इनको भी पढ़ना और जानना पड़ेगा, और अगर हम इनको पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो हम और भी चीजों को कभी समझ नहीं पाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं और जानते हैं कि वो कौन से साम्राज्य हैं जिन्होंने मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य के बीच में भारत पर शासन किया। तो सबसे पहले आता है शुंग वंश। कौन सा वंश है? शुंग वंश। अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ की हत्या करके उसके सेनापति पुष्यमित्र ने शुंग वंश की नींव डाली। अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहदर्थ।
ये 1 नंबर का आपका क्वेश्चन बन जाता है। और किसने उसकी हत्या करी? उसके सेनापति ने। उसका नाम क्या था? पुष्यमित्र। जिसने किस वंश की स्थापना करी? शुंग वंश की स्थापना करी। ठीक है, तो ये 1 नंबर का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है कि मौर्य वंश का आखिरी शासक कौन था? तो वो था आपका बृहद्रथ। और उसकी हत्या किसने करी? उसके सेनापति पुष्यमित्र ने, और उसी ने शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, उसने लगभग 36 वर्ष 187 ईसा पूर्व से 151 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। उसने अपनी शक्ति को सुदृढ़ किया तथा तत्पश्चात साम्राज्य विस्तार किया। उसने विदर्भ के शासक को अपने अधीन किया तथा यवन आक्रमण से राज्य की रक्षा की। कालिदास के माल अग्निमित्र एवं पतंजलि के महाभाष्य के विवरणों से पता चलता है कि उसने अपनी विजयों के पश्चात अश्वमेध यज्ञ किया। विभिन्न विवरण इस बात की भी पुष्टि करते हैं कि उसने मगध साम्राज्य को स्थिर रखा। उसका शासनकाल ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान का युग था। उसकी मृत्यु 151 ईसा पूर्व में हुई। उसके 9 उत्तराधिकारी हुए, जिनमें अंतिम देवभूति था। उसके 9 उत्तराधिकारी हुए और उसका अंतिम कौन था? देवभूति। और उसने जो अशोक ने बौद्ध धर्म को प्रमुखता प्रदान करी थी, उसने फिर से ब्राह्मण धर्म को अर्थात सनातन को फिर से प्रमुख केंद्र में लाकर खड़ा किया। किसने? शुंग आपके पुष्यमित्र ने, जो कि शुंग वंश का संस्थापक था। ठीक है, इसके बाद किसने? कवण वंश। कौन है? कवण वंश। कवण वंश अंतिम शुंग शासक देवभूमि के मंत्री वासुदेव ने उसकी हत्या करके कवण वंश की नींव डाली। कवण वंश के शासकों ने 73 ईसा पूर्व से 23 ईसा पूर्व के बीच शासन किया। इनकी उपलब्धि, गतिविधियों अथवा साम्राज्य के विषय में अधिक जानकारी नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से कवण वंश भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो अगला आता है खारवेल। अब आते हैं किनके बाद? खारवेल। ये आपका तीसरा वंश है। मौर्यों के बाद उदित होने वाला एक वंश था चेदी वंश, जिसने कलिंग पर शासन किया। कलिंग के चेदी वंश के संबंध में जानकारी के साधन अत्यधिक सीमित हैं। इस वंश की जानकारी का एकमात्र स्रोत है उड़ीसा प्रांत के पुरी जिले में भुवनेश्वर के निकट उदयगिरी पहाड़ी पर हाथी गुफा का एक खंडित अभिलेख। इस शिलालेख से पता चलता है कि इस वंश का संस्थापक महामेघवाहन था, परंतु इतिहास में इसकी प्रसिद्धि इसके तृतीय शासक खारवेल के कारण है। उसने कलिंगपति एवं कलिंगपति और कलिंग चक्रवर्ती की उपाधि धारण की। हाथी गुफा शिलालेख में खारवेल के शासन काल के 13 वर्षों का वार्षिक विवरण मिलता है। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था, जिसने उदयगिरी की पहाड़ी पर जैन सन्यासियों के लिए निवास गृह बनवाए। जैन धर्म ग्रंथों में उसका वर्णन भिक्षु राजा के रूप में किया गया है। वह बहुत तेजस्वी एवं साहसी शासक था एवं अपने समय का पराक्रमी विजेता था। उसने महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की एवं अपने साम्राज्य का पर्याप्त विस्तार किया। तो एक आपका खरवेल है। खरवेल की विशेषता में क्या पूछा जा सकता है कि जैन धर्म के लिए सबसे बेहतरीन काम करने वाले राजाओं में कौन था? तो आप बताएंगे खरवेल। खरवेल ने उदयगिरी की पहाड़ियों पर जैन सन्यासियों के लिए रहने के लिए स्थान बनवाए थे। तो ये 1 नंबर का प्रश्न अपने आप में बनता है। अगला कौन है? फिर अगला वंश आपका सतवाहन। ये एक महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण वंशों में से एक है, जिसके बारे में पूछा जाता है। और इनकी विशेषता है कि इन्होंने अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लगाया है। इन्होंने
अपनी माता का नाम प्रयोग किया है अपने नाम के आगे। जहां हर राजा अपने नाम के आगे अपने पिता के नाम का प्रयोग करता है, वहीं इन राजाओं ने, सतवाहन राजाओं ने अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लगाया है। तो ये सबसे विशेष है। और ये ब्राह्मण, अपने आप को ये ब्राह्मण मानते हैं, ये क्षत्रिय नहीं थे। तो ये मानते हैं कि क्षत्रियों के अतिरिक्त ब्राह्मणों का भी शासन मजबूती से साम्राज्य चलाने में था। तो इनकी एक विशेषता ये भी है। आइए पढ़ते हैं इनको और जानते हैं विस्तार से। जिस समय उत्तरी भारत के राजनीतिक रंगमंच पर देशी विदेशी शक्तियों का पराभव हो रहा था, उसी समय दक्षिण भारत में आंध्रों अथवा सतवाहनों की शक्ति का निरंतर विकास हो रहा था। पश्चिमी दक्कन में नाना घाट एवं नासिक की गुफाओं से प्राप्त अभिलेखों से इस वंश के विभिन्न नरेशों का उल्लेख हुआ है। यद्यपि इस संबंध में मतभेद है, परंतु अधिकांश विद्वानों का यह मानना है कि सतवाहन ब्राह्मण थे। सतवाहन क्या थे? ब्राह्मण। वास्तविक तौर पर ब्राह्मण राजा नहीं होते। राजा कौन है? क्षत्रिय कुल के लोगों को राजा बनने का अधिकार था। लेकिन इन्होंने उस परंपरा को तोड़कर अपने आप को राजा बनाया था। और ये इस बात का बहुत बखान करते थे कि हमने क्षत्रियों को हराकर ब्राह्मणों का साम्राज्य स्थापित किया। ये इनके जो अभिलेख है, शिलालेख है, जो पुस्तकें हैं, उनमें इस बात का बहुत ही विशेष वर्णन मिलता है देखने को हमें। सतवाहनों की सबसे विशेष बात क्या है कि उन्होंने अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम ऐड किया है। ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। सतवाहन सत्ता का संस्थापक सिमुक था। इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा सतकर्णी था, उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की एवं उसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। विद्वानों के अनुसार उसके राज्य में महाराष्ट्र का अधिकांश भाग, उत्तरी कोंकण तथा मालवा सम्मिलित थे। उसने अश्वमेध यज्ञ भी किया। सतवाहन वंश के अन्य प्रतापी शासक थे गौतमी पुत्र सतकर्णी तथा वशिष्ठी पुत्र पुलु मावी। तो ये आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी माता का नाम अपने नाम के आगे लगाया है, गौतमी पुत्र। गौतमी का पुत्र कौन है? सतकर्णी। और वशिष्ठी पुत्र पुलु मावी। तो ये आप देख सकते हैं कि इनके नामों में, इनके नाम से पूर्व इनकी माता का नाम देखने को मिलता है। इस वंश का अंतिम पराक्रमी शासक था यज्ञश्री सतकर्णी, जिसके बाद अयोग्य शासकों के समय में इस वंश की उत्तरोत्तर अवनति होती गई। तीसरी शताब्दी तक सतवाहन वंश लुप्त हो गया तथा दक्षिण भारत में वकाटक वंश का उत्थान हो गया। सतवाहन शासकों ने एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना के साथ साथ एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था भी प्रदान की। सतवाहन युग में आर्थिक स्थिति भी उत्तम थी। कृषि यद्यपि प्रमुख व्यवसाय था, परंतु उद्योग धंधों एवं शिल्पों का भी पर्याप्त विकास हो चुका था। व्यापार भी काफी सन्मुख दशा में था, जिसके परिणाम स्वरूप कालांतर में भारत में प्रचुर मात्रा में सोना एकत्रित हो गया था। सतवाहन काल ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान का काल था। इस युग में ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान के साथ साथ कर्मकांडों का महत्व भी बढ़ गया था। ब्राह्मण धर्म के समर्थक होते हुए भी सतवाहन राजा अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु थे, ठीक है। सतवाहन काल में विभिन्न कलाओं एवं साहित्य का भी पर्याप्त विकास हुआ। कार्ले कन्हेरी एवं नासिक के कुछ गुहा मंदिर इसी काल में बने। अनेक मठों एवं स्तूपों का भी निर्माण हुआ। अमरावती का स्तूप इस काल की महत्वपूर्ण कृति है। अंडरलाइन कर लो अमरावती के बारे में। अगले 4th चैप्टर में हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये पूछा जा सकता है कि अमरावती के स्तूप का निर्माण किस शासक के समय काल में हुआ है? तो सतवाहन वंश के शासकों के काल में हुआ, ठीक है। तो ये याद रखना है, 1 नंबर का बहुत अच्छा प्रश्न है। चित्रकला के क्षेत्र में अजंता शाखा सतवाहन से ही प्रारंभ होती है। इस
युग में साहित्य का भी पर्याप्त विकास हुआ। यह काल प्राकृत भाषा के विकास का काल था, जिसमें प्राकृत भाषा संस्कृत से अधिक लोकप्रिय हो गई। गुणाटय नामक कवि ने ब्रय कथा नामक ग्रंथ की रचना की। सतवाहन राजा के एक मंत्री सर्ववर्मन ने कांत नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की। स्वयं सतवाहन शासक हाल ने शतक अथवा गाथा सप्तशती की रचना की। इस प्रकार सतवाहन शासकों ने दक्षिण भारत में एक साम्राज्य की स्थापना के साथ साथ सांस्कृतिक क्षेत्र में भी उपलब्धियां की। तो ये है सतवाहनों की विशेषता। मतलब सतवाहनों ने हर क्षेत्र में अपने साम्राज्य का लोहा मनवाया, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, चाहे वो वास्तुकला का क्षेत्र हो। वास्तुकला का मतलब निर्माण शैली, बड़े बड़े महलों का निर्माण, बड़े बड़े भवनों का निर्माण, बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण और भी अन्य चीजों का, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो शैक्षिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में इन्होंने विशेष काम किया है। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता है इनके नाम के आगे इनकी माता का नाम का लगाया जाना। इनकी माता का नाम लगाया जाना इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। अगला कौन सा है? हिंद यमन। फिर अगला साम्राज्य है हिंद यमन। सिकंदर के आक्रमण ने यूनानियों के लिए भारत के द्वार खोल दिए थे, परंतु मौर्य साम्राज्य की स्थापना ने इसके हौसले पस्त कर दिए। कालांतर में मौर्य साम्राज्य की दुर्बलता तथा फिर उसके पतन का लाभ उठाकर इन यूनानी आक्रमणकारियों ने पुनः भारत के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया, जिनमें संभवतः काबुल, पंजाब एवं सिंध आदि सम्मिलित थे। इन इंडो ग्रीक अथवा हिंद यमन शासकों में सबसे प्रसिद्ध हुआ मेंडर, जिसके शासन की तिथि 160 ईसा पूर्व के लगभग मानी जाती है। इसके सिक्के काबुल से लेकर मथुरा तथा बुंदेलखंड तक के विभिन्न क्षेत्रों में पाए गए हैं, जिनसे उसके राज्य विस्तार का पता चलता है। मालवी अग्निमित्र के विवरण से पता चलता है कि उसके नेतृत्व में यमन मध्य भारत तक पहुंच गए, जहां पुष्यमित्र के पौत्र वसुमित्र ने उन्हें सिंधु नदी के तट पर परास्त किया। भारतीय इतिहास में मेंडर की प्रसिद्धि का कारण था उसके द्वारा बौद्ध धर्म का अपना लिया जाना। ये याद रखना है कि कौन सा वो हिंद यमन शासक था जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया है, तो वो है मेंडर वो शासक है जिसने एक हिंद यमन होने के मतलब एक यूनानी होते हुए भी उसने बौद्ध धर्म को अपनाया है, तो वो है मेंडर। ठीक है, ये याद रखना है। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था। पाली ग्रंथ मिलिंद पन्नों में उसके आचार्य नागसेन से विचार विमर्श अथवा शास्त्रार्थ ने उसको इतिहास में मिलिंद के रूप में अमर कर दिया। तो इसका नाम किस नाम से प्रसिद्ध है? मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध है। ये एक नंबर के प्रश्न है, इनको जरूर लिख लेना। ऐसा ना हो कि इनको लिखो मत, इनको लिख लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और इनकी कुछ राज्यों की विशेषताएं लिख लेना है, जैसे सतवाहनों के बारे में और जो भी है उससे पहले शाकों के बारे में। ठीक है, तो ऐसा लिख लोगी तो बहुत अच्छा रहेगा, पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी, एक एक चीज डिटेल में रहेगी। अगला कौन सा है? अगला है शक। फिर आते हैं शक। ठीक है, आते हैं शकों पर। मौर्य वंश के उपरांत भारत में सत्ता स्थापित करने वालों में शक भी थे। शक मध्य एशिया की एक घुमटू अथवा भ्रमणकारी जाति थी। इनकी कई शाखाएं थी। इनका संघर्ष विभिन्न जातियों से हुआ और इसी का परिणाम स्वरूप इनके कुछ समूह भारत आ गए। इन्होंने प्रथम शताब्दी के अंत तक गांधार, पंजाब, मथुरा, काठियावाड़ तथा महाराष्ट्र आदि में अपनी सत्ता स्थापित कर ली। इनका प्रथम शासक था माओज, जिसने जीते हुए विभिन्न प्रदेशों पर शासन करने के लिए पृथक क्षेत्रों की नियुक्ति की, मतलब गवर्नरों की नियुक्ति की। शकों का सबसे प्रसिद्ध एवं प्रतापी शासक था रुद्रदमन। रुद्रदमन इसलिए
फेमस है क्योंकि उसने जूनागढ़ में अभिलेख लिखवाया और जूनागढ़ की एक झील थी उसका पुनरुत्थान कराया है। तो रुद्र दमन बहुत ही फेमस राजा है। किस वंश का? शक वंश का। ठीक है। उसने सिक्कों तथा जूनागढ़ अभिलेख उसके सिक्कों तथा जूनागढ़ अभिलेख से उसके विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। प्राचीन भारतीय हिंदू राजाओं के समान उसे जनहित का सदैव ध्यान रहता था। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सौराष्ट्र में, इसको अंडरलाइन कर लो, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सौराष्ट्र में बनवाई गई सुदर्शन झील रुद्र दमन के समय में टूट गई थी, जिससे बहुत नुकसान हुआ था। रुद्र दमन ने उस पर एक बांध बनवाया तथा बांध बनवाने का समस्त खर्चा अपनी निजी आय से किया। तो ये याद रखना है कि सुदर्शन झील का पुनरुत्थान किसने करवाया है? रुद्र दमन ने। और वो किस वंश का था? शक वंश का था। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि ये पूछा जाता है 1 नंबर के प्रश्न में। ठीक है। रुद्र दमन के उत्तराधिकारियों ने 4वीं शताब्दी ईस्वी तक विभिन्न क्षेत्रों पर शासन किया। शकों ने भारतवर्ष में अपने शासन के दौरान सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक सभी क्षेत्र पर प्रभाव डाला। फिर आते हैं पार्थियन अथवा पहलव। ये है शकों की ही भांति पार्थियन भी विदेशी थे जिन्होंने कुछ समय के लिए भारत भूमि पर शासन किया। इनका अधिकार पश्चिमी उत्तर भारत के एक छोटे से भाग पर ही रहा। पार्थियन अथवा पहलव वंश का सबसे प्रसिद्ध एवं पराक्रमी राजा था गोडो फर्निस। इसने संभवतः प्रथम शताब्दी ईस्वी के पूर्वार्ध में शासन किया। वह एक योग्य एवं शक्तिशाली शासक था जिसका राज्य काबुल, गांधार और तक्षशिला तक फैला था। अर्थात ये अफगानिस्तान में था। ये अफगानिस्तान। तो अब आप सोचो कितना बड़ा भारत था, कितना बड़ा भारत था। और अगर आज वो ही भारत हमारे पास होता तो हम क्या होते? ना हमारे पास जगह की कमी होती और ना ही हमारे पास नौकरियों की कमी होती। बहुत कुछ होता हमारे पास। मतलब हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक ताकत होते। आज आप सोचिए इस चीज को कि कितना बड़ा क्षेत्रफल हमने गवा दिया है। कितना बड़ा क्षेत्रफल, समझ रहे हैं आप? तो इसने काबुल, गांधार और तक्षशिला तक फैला था। जनश्रुतियों के अनुसार ईसाई धर्म का प्रचारक संत टॉमस उसके दरबार में आया था और उसे ईसाई धर्म में दीक्षित किया था। तो इसके शासन में विशेष क्या है? ईसाई धर्म का प्रचार, संत टॉमस का आना, ठीक है, और उसका ईसाई धर्म में दीक्षित होना। फिर इसके बाद आता है कुषाण वंश। कुषाण वंश भी एक महत्वपूर्ण वंश है। ठीक है, सुन लो। कुषाण वंश एक महत्वपूर्ण वंश है। मौर्यों के पतन एवं गुप्त वंश के उद्भव से पूर्व के युग में भारत पर शासन करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण वंश का कुषाण वंश साम्राज्य स्थापना के दृष्टिकोण से ही नहीं वह सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी इस वंश की उपलब्धियां अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कुषाण मध्य एशिया में निवास करने वाली एक जाति से संबंधित है जिसे यूची कहा जाता था। इन्होंने धीरे धीरे विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप इनके घुमक्कड़ जीवन का अंत हुआ। इसी समय से ये कुषाण कहलाने लगे। इस वंश के 2 प्रारंभिक शासक थे, कुजूल कैडफाइसिस अथवा कैडफाइसिस प्रथम एवं विम कैडफाइसिस अथवा कैडफाइसिस द्वितीय। परंतु इस वंश की प्रसिद्धि का श्रेय इसके तीसरे शासक कनिष्क को है। कनिष्क इसका सबसे प्रसिद्ध शासक है। इसका कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन है? कनिष्क। कनिष्क सबसे प्रसिद्ध है क्योंकि उसी ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किसी को जाता है तो वो किनको जाता है? कुषाण वंश के
कनिष्क को जाता है। ये देखो ना कुषाण वंश के सिक्के, ये विशेषता है, ये सोने के सिक्के। सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने वाला वंश कौन सा है? कुषाण वंश, और राजा कौन है? कनिष्क। कनिष्क के राज्यरोहण की तिथि विवादास्पद है। अधिकांश विद्वानों के अनुसार उसका राज्यरोहण 78 ईस्वी में हुआ था, जिसके साथ शक संवत आरंभ हुआ। शक संवत, जो शक संवत है, इसका प्रारंभ भी इसी ने किया। कनिष्क ने अपने शौर्य से एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। उसके सिक्कों एवं अभिलेखों से पता चलता है कि उसका साम्राज्य उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत से लेकर बनारस, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार तथा पाकिस्तान तक फैला हुआ था। उसका राज्य मध्य एशिया तथा अफगानिस्तान तक विस्तृत था। उसने पुरुषपुर अथवा पेशावर को राजधानी बनाया, परंतु संभवतः मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। उसने अपने विशाल साम्राज्य के प्रशासन की भी समुचित व्यवस्था की। शकों की ही भांति उसने भी छत्र प्रिय व्यवस्था को बनाए रखा, मतलब गवर्नर व्यवस्था को बनाए रखा तथा साम्राज्य के विभिन्न भागों में महाक्षत्रपों के शासन की व्यवस्था की। भारतीय इतिहास में कनिष्क की प्रसिद्धि एक विजेता की अपेक्षा बौद्ध धर्म के अनुयायी के रूप में अधिक है। प्रारंभ में वह यूनानी धर्म को मानता था तथा बाद में इस ईरानी धर्म को मानने लगा। अंततः वह बौद्ध धर्म अनुयायी हो गया तथा उसने अशोक के ही समान बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विभिन्न उपाय किए। उसने अनेक बौद्ध विहार बनवाए तथा बौद्ध धर्म में आए विभिन्न मतभेदों एवं त्रुटियों को दूर कराने के उद्देश्य से चतुर्थ बौद्ध संगति, इसको अंडरलाइन कर लो, चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई है? कनिष्क के शासनकाल में। कुषाण वंश है, कनिष्क राजा है, तो राजा को याद रखना है। चौथी बौद्ध समिति किसके शासनकाल में हुई है? कनिष्क के। संगति का आयोजन किया। कश्मीर में कुंडल वन में हुई इस संगति की अध्यक्षता बौद्ध विद्वान वसुमित्र ने की थी। इसी संगति में बौद्ध धर्म की महायान शाखा अस्तित्व में आई थी। बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र आदि उसके समकालीन थे। चरक उसका राजवैद्य था, जिसकी चरक संहिता भारतीय आयुर्वेद की अमूल्य कृति है। ये सारी चीजें याद कर लेना है कि इसके समकालीन कौन था और इसने क्या किया है। तो भारत की जो ये भारतीय आयुर्वेद की जो मूल, जो बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है चरक संहिता, जो चरक था ये उसका राजवैद्य था। किसका? कनिष्क का। ठीक है। कनिष्क की कलाओं में भी अभिरुचि थी। उसने विभिन्न नगरों का निर्माण करवाया तथा पेशावर, तक्षशिला एवं मथुरा आदि नगरों को सुसज्जित करवाया, जो उसके साम्राज्य के प्रसिद्ध कला केंद्र थे। उसने अपनी राजधानी पुरुषपुर में 400 फीट ऊंचा और 13 मंजिलों वाला एक टावर बनवाया। मथुरा के निकट मठ की खुदाई में उसकी एक शीर्ष रहित अदम कदी मूर्ति मिली है। गांधार कला एवं मथुरा कला शैलियों का विकास इसी युग में हुआ। शिल्प कला की गांधार शैली का विकास इस युग की महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो भारतीय एवं यूनानी कला पद्धतियों का सम्मिश्रण है। महात्मा बुद्ध की मूर्तियां सर्वप्रथम इसी शैली में बनना प्रारंभ हुई। कनिष्क के समय में व्यापार एवं वाणिज्य की भी विशेष उन्नति हुई। इस युग में भारत का रोम तथा मध्य एशिया के साथ व्यापार काफी उन्नत अवस्था में था एवं व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था। कुषाण युग में बहुत बड़ी संख्या में एवं सुंदर सिक्के भी ढलवाए गए। कनिष्क ही वह पहला सम्राट है जिसके समय में भारतीय टकसाल में पहली बार रोमन प्रणाली पर सुंदर स्वर्ण मुद्राएं बनना प्रारंभ हुई। तो सुन लिया, पहली बार सुंदर स्वर्ण मुद्राएं किसके शासनकाल में बनी है?
कनिष्क के शासन काल में। तो ये प्रश्न आता है, 1 नंबर के प्रश्न इस चैप्टर में बहुत है। इस चैप्टर में 1 नंबर के बहुत ही प्रश्न हैं। ठीक है, आगे सुनो। कुषाण शासकों को वैदिक राजा कहा गया है, दैविक राजा कहा गया है। संभवतः इन राजाओं ने उच्च स्थिति प्राप्त करने के उद्देश्य से स्वयं को देवी देवताओं के साथ जोड़ा हो। कुषाणों की बहुत सी मूर्तियां मिलती हैं। विद्वानों का विचार है कि कुषाण शासक इन मूर्तियों के माध्यम से स्वयं को देवतुल्य सिद्ध करना चाहते थे। उनके इसी प्रयास का प्रमाण उनकी देव पुत्र की उपाधि भी है, जो उन्होंने अपने नामों के आगे लगाई। कनिष्क ने लगभग 45 वर्ष शासन किया। इस वंश का एक शासक वासुदेव प्रथम था, जिसने संभवतः 176 ईसा तक शासन किया। उसके समय में अधीन प्रदेश धीरे धीरे स्वतंत्र होते गए, राज्य छिन्न भिन्न हो गया। तो इस प्रकार से इन सभी राजाओं ने मौर्य और गुप्त वंश के बीच में शासन किया है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका कौन? सतवाहन और कनिष्क, कुषाण वंश। ठीक है, ये दोनों ज्यादा महत्वपूर्ण है और इनमें भी कनिष्क ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इनको हम बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ये एक इतिहास की कड़ी में जुड़ाव है और इनको बिना समझे आप गुप्त साम्राज्य के पनपने के कारणों को नहीं समझ सकते। गुप्त साम्राज्य ने किस प्रकार से विकास किया, अगर ये समझना है आपको, तो इससे पूर्व के शासकों को समझना भी बहुत जरूरी है। और मौर्य साम्राज्य के पतन को समझना है तो उसके मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो राजा आए हैं उनकी भी राजनीतिक शैली को समझना बहुत जरूरी है। और अगर आप इनको नहीं समझेंगे तो आप इतिहास को सही ढंग से नहीं समझ पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मैं भी विदा लेता हूं और आप सब जुड़िए। जय हिंद, जय भारत।